हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 3 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। तो कल आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस का जो है एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। 8, 9 और 10, 11 तारीख को जो है इसके बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो आप उसमें जान पूरी तरह से झोंक दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय, मात्र जो है 2 से ढाई महीने आपके पास जो है वो समय है। इसी में जो आप तैयारी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 5 जो है आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से बात करें, कौन सी भाषा का विकास हुआ है? क्या गुजराती है, पंजाबी है, मराठी या फिर सिंधी है? तो जो है सौरसेनी अपभ्रंश से आपके गुजराती भाषा का जो है विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से आपके राजस्थानी और पहाड़ी जो भाषा है इसका भी विकास हुआ है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि क व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारा जो आज गला है थोड़ा ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी हो सकती है आपको डिफरेंस देखने को मिले। तो क व्यंजन के जो विषय में कौन सा कथन सही है? क्या यह अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है, कंठस्थ ध्वनि है, या फिर महाप्राण है, घोष है, स्पर्शी है, कंठस्थ ध्वनि है, या फिर अल्प प्राण है, घोष है, संघर्षी है, तालव्य ध्वनि है, या फिर महाप्राण है, अघोष है, संघर्षी है, या फिर कंठ ध्वनि है। तो पहले आप लोग देख लेते हैं इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। कंठ, तालु, मूर्धाय इनसे कहाँ से होता है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। तो जिसमें कंठ है वो तो सही है, बाकी गलत। तो ये आपका तालु वाला क्या हो जाएगा? गलत। अब ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो इसकी बात करें तो ये कैसा है? तो इसमें दोनों में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर भी अल्प प्राण है और यहाँ पर भी अल्प प्राण है। तो ये तो ऑलरेडी कट गया। तो अल्प प्राण यह है, महाप्राण तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यहाँ पर महाप्राण है, इसमें भी है, महाप्राण इसमें भी है। तो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, क्योंकि जो क व्यंजन है या एक क्या है? अल्प प्राण है। कैसा है? अल्प प्राण है, क्योंकि पहला और दूसरा अक्षर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा महाप्राण होते हैं। तो क व्यंजन कैसा हो जाएगा? अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी व्यंजन है और कंठस्थ ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करें, क्या मजदूर है, यश है, शत्रुता या फिर सेना है? तो जातिवाचक संज्ञा यानी जिसके जैसा और हो और बहुवचन हो। तो मजदूर है, तो क्या है? यश की बात करें तो यश क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाव। यश, कीर्ति, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा है। वहीं बात करें शत्रुता, शत्रुता भी क्या है? एक भाववाचक है। सेना क्या है? यह समूहवाचक है। और आपका जो मजदूर है एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसकी मजदूर के जैसे और मजदूर हो सकते हैं और यह बहुवचन में है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं? क्या यामा है, योजना है, भिक्षा या फिर संबल है? तो जो है चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग का जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले उसका वाक्य बनाते हैं। तो जैसे यामा कृति जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, तो क्या है? यह स्त्रीलिंग है। वही बात करें योजना, तो योजना बनाई गई, तो क्या है? स्त्रीलिंग है। भिक्षा जो है भिखारी के द्वारा भिक्षा ली गई, तो क्या है? स्त्रीलिंग है। वही बात करें संबल, संबल क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पानी शब्द का जो है
सामान्य बहुवचन बताइए। तो जो पानी शब्द है इसके सामान्य बहुवचन की बात करें तो क्या समादर होगा, पानियों होगा, या फिर पानी होगा, या फिर पानियों होगा। तो जो पानी शब्द है इसका सामान्य जो बहुवचन है वो क्या होगा? तो पानी शब्द के सामान्य बहुवचन आपका क्या होगा? पानी ही होगा। इसका एक वचन बहुवचन सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी व्याकरण द्वारा जो है संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो संज्ञा शब्द है प्रतिनिधित्व, इसके किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? क्रियाओं के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए, या फिर सर्वनाम के लिए? तो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग की बात करें तो ये किसके लिए किया जाता है? तो सर्वनाम के लिए जो है संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो क्या क्षम्य है, फेन है, शिक्षा है, या फिर भ्रम है? तो कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो इसमें से आपका जो चार ऑप्शन है इसमें से जो क्षम्य है ये क्या है? एक विशेषण का शब्द है। वही बात करें फेन, तो फेन एक प्रकार का क्या होता है? एक संज्ञा शब्द है। शिक्षा, तो शिक्षा क्या है? एक संज्ञा ही है। वही बात करें भ्रम, भ्रम क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विशेष से शब्द हैं, जो विशेष से है वो क्या होता है? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसको विशेष कहते हैं। तो विशेष इनमें से क्या है? क्या रामलला है, बुद्धिमान स्त्री है, रमापति है, या फिर सीता राम है? तो जो ये चार ऑप्शन दिए गए इसमें से विशेष शब्द आपसे पूछा गया है। तो सीता राम जो है क्या है? विशेष शब्द है। क्या है? विशेष शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। इन चार विकल्पों में से कौन सी एक सकर्मक क्रिया है? क्या लेटना है, छूटना है, पिघलना है, या फिर तड़पना है? तो चारों विकल्पों में से कौन सा जो है वो सकर्मक क्रिया का एक रूप है? तो एक जो तड़पना है एक क्या है? सकर्मक क्रिया का रूप है। तो किसी के लिए तड़प रहे होंगे ना, इसमें तड़पना होगा। लेटना क्या है? क्या लेट रहे हैं? पता नहीं। क्या छूट गया? छूट रही तो क्या है? अगर उससे किसी ऑब्जेक्ट का पता चलता है, यानी जब कोई कर्म होता है उससे, तो क्या होता है? वहाँ पर सकर्मक होता है। जब किसी सब ऑब्जेक्ट यानी कर्म का पता न चले तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद यानी उस जगह, जो उस जगह है में कौन सा परसर्ग है? क्या करण है, अधिकरण है, संप्रदान है, या फिर अपादान है? तो इन चारों में जो उस जगह है इसमें कौन सा जो है परसर्ग यानी कारक विभक्ति है? तो इसमें बात करें तो आपका इसमें उस जगह यानी में और पर जहाँ हो, यानी जहाँ स्थान की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण जो है परसर्ग होता है। करण क्या होता है? जब किसी के कारण होता है। संप्रदान में जब किसी के लिए होता है। अपादान जब किसी से अलगाव की बात की जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अभी अभी राधा सो गई में कौन सा काल है? तो अभी अभी जो राधा है वो सो गई, इस वाक्य में है आपको काल बताना है। क्या सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्व वर्तमान काल है, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल है? तो अभी अभी राधा जो है वह सो गई है, इसमें कौन सा जो है वह काल है? तो इसमें काल की बात करें तो इसमें क्या है? आसन्न भूतकाल है और पूर्व भूतकाल दोनों ही होगा। क्या? अभी अभी सो गई, आसन्न यानी जस्ट अभी हुआ, और पूर्व भी होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन बी और सी राइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से भाववाच्य है। भाववाच्य की बात करें तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, या फिर पत्र लिखा जाता है। तो भाववाच्य जिसमें क्या हो? भाव व्यक्त हो। तो भाववाच्य इसमें से कौन सा है? तो मोहन से बैठा नहीं जाता है, यानी जब किसी क्रिया के असक्षम दर्शाया जाता है
तो वहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इसमें से तत्सम तद्भव शब्द का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो क्या इच्छिका और छाछ है, ईख और इक्खू है, उद्धतर्ण है या बटन है, या फिर गोमय गोबर है? तो जो चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो अशुद्ध विकल्प की बात करें तो आपका ईख और इक्खू जो है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये इसका जो है इसमें तद्भव और तत्सम का गलत है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची की बात करें तो क्या हिंदी का है, अंग्रेजी का है, पुर्तगाली का है या फिर तुर्की का है? तो कैंची जो है यह किस भाषा का शब्द है? तो जो कैंची है आपके कौन सी भाषा का है? तो तुर्की भाषा का शब्द जो है वो कैंची है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो घड़ा का पर्यायवाची है? जो घड़ा होता है इसका पर्यायवाची शब्द क्या कूट है, षटपद है, टूम है या फिर कुंभी है? तो घड़े के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका क्या होता है, कूट घड़ा का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोग कमेंट में दो जो है घड़े के और पर्यायवाची शब्द को बताएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उल्लास शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। जो उल्लास शब्द है इसका विलोम जो है शब्द बताइए। क्या विषाद होगा, उमंग होगा, वैमनस्य होगा या फिर प्रसन्न चित्त होगा? तो जो उल्लास शब्द है इसका जो है आपको विलोम शब्द बताना है। तो उल्लास शब्द के विलोम शब्द की बात करें तो क्या होगा, विषाद जो होगा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वनस्पति का आहार करने वाला जो है वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? वनस्पतियों का जो आहार करते हैं इसके लिए वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। क्या फलाहारी होंगे, शाकाहारी होंगे, वनस्पत्याहारी होंगे या फिर निराहारी होंगे? तो वनस्पतियों का आहार करने वाले को क्या कहा जाता है, वनस्पत्याहारी कहा जाता है। शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, फलाहारी यानी जो फल का सेवन करे, और निराहारी जो है केवल जो है जल पीते हैं, उनको निराहारी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि का बरखा जब कृषि सुखाने जो लोकोक्ति है का प्रयोग कब किया गया जाता है? का बरखा जब कृषि सुखाने जो लोकोक्ति है इसका प्रयोग जो है वो किस समय पर किया जाता है? समय पर काम न हो तब किया जाता हो, या फिर समय को व्यर्थ गवा दिया जाए तब किया जाता है, या फिर समय का लाभ न उठाना हो तब हो, या फिर समय का पालन करता है तब होता है। यानी इन चारों ऑप्शन में से जब कौन सा ऑप्शन है जिसके समय पर जो है का वर्षा जब कृषि सुखाने जो है वो लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो समय पर काम नहीं होता है तब जो है वह इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर। जैसे कोई काम नहीं हो रहा, जैसे अगर आपकी फसल सूख गई तब बारिश हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी समय खत्म हो जाने पर जब कोई कार्य हो उसका लिए तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है का बरखा जब कृषि सुखाने। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म का चयन कीजिए। यानी जो सही अर्थ है उसका शब्द का जो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बताइए। क्या शीत का अर्थ शीत और शीत जो है इसका अर्थ ठंडक और तुषार होता है? शीत और शीत का अर्थ श्वेत और अपहरण होता है? या फिर शीत और शीत का अर्थ जो है ठंडा और तेज किया गया होता है? या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सही समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है? तो बात करें शीत माने ठंडा होता है और शीत माने तेज किया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें से चार ऑप्शन दिए गए, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का जो है प्रयोग नहीं किया गया है? विरासत है, व्यापार है, विक्षक है या फिर विकल है? तो उपसर्ग के प्रयोग की बात करें तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो जो है
उपसर्ग आपका पहले लगता है तो इसमें क्या है, वी उपसर्ग है। इसमें क्या है, तो इसमें आपका व्यापार की बात करें तो व्यापार में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर विरासत। विरासत को अलग करेंगे तो रासत कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ पर क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। बाकी यहाँ पर आपका क्या है, व्यय है, पार आपका हो जाएगा, वी पर यहाँ पर है, और यहाँ पर बात करें तो वी यहाँ भी उपसर्ग है। तो इसमें विरासत में कोई उपसर्ग नहीं है। देखने को तो लग रहा है भी, लेकिन यहाँ पर कोई उपसर्ग जो है प्रयोग नहीं किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो महिमा शब्द में प्रत्यय की बात करें तो क्या म है, मही है, हिमा है या फिर इमा है। तो महिमा में जो है प्रत्यय की आपकी बात किया जाए तो महिमा का जो है जब हम विभक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, मह प्लस इमा, इसको जो है हम अलग करेंगे तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इमा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें तो क्या पुरुषोत्तम नहीं है, देशाटन नहीं है, कुल श्रेष्ठ नहीं है या फिर धर्म भ्रष्ट नहीं है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें तो इनमें से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है वो नहीं है। तो धर्म से जो भ्रष्ट होता है ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो धर्म से भ्रष्ट यानी किसी के कारण, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम है तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण है। देशाटन यानी देश में, देशों में टन, कुल में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर क्या है, इन सब में जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है। जबकि धर्म से भ्रष्ट जो है यह करण तत्पुरुष है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य क्या होगा। जो ये वाक्य आपका दिया गया है कि बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, इसके संयुक्त वाक्य की बात करें तो क्या बादल घिरे और मोर नाचने लगा। घिरे बादल मोर नाचने लगा, जब बादल घिरे तब मोर नाचने लगा, या फिर मोर नाचने लगा तब बादल घिरते ही। मोर नाचने लगा बादल घिरते ही, इनमें से कौन सा आपका संयुक्त वाक्य होगा। तो संयुक्त आपका वाक्य होगा कि बादल घिरे और मोर नाचने लगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य की बात करें, क्या विख्यात पूर्ण कार्य है, अभिनव सुखी की प्राप्ति है, या फिर समाचार देश में तुरंत फैल गया है, या तुम्हें कल कुछ हो जाए। इनमें से कौन सा जो है वो शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो तुम्हें कल कुछ हो जाए जो है वो शुद्ध है। विख्यात पूर्ण नहीं है, ये भी क्या है, अशुद्ध है। अभिनव जो है सुख की प्राप्ति हो, या इस यहाँ पर ऐसे होता कि अभिनव को सुख की प्राप्ति हो, या समाचार देश में जो है तुरंत फैल जाते हैं, फैल जाता है, ये आपका सही होगा। यहाँ पर ये समाचार देश में जो है तुरंत फैल गया, ये गलत है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से एक शब्द जो है वर्तनी जो है अशुद्ध है, वो कौन सा है। वर्तनी अशुद्ध वाले शब्द क्या द्वारिका है, अहल्या है, आद्र है, या फिर प्रव्रज्या है। तो कौन सी जो शब्द है जिसका वर्तनी अशुद्ध है। तो अवर्तनी अशुद्ध जो है द्वारिका की है। द्वारिका शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ऐसे होगा, द्वारिका, ऐसे जो होगा वो होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पद्यांश में रस को पहचानना है आपको। जो तुम्हार अनुशासन पावे, इसमें कौन सा जो है वो रस है। क्या वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है, या फिर अद्भुत रस है। जो तुम्हार अनुशासन पावे, तो इसमें जो है रस की बात की गई है। तो अनुशासन इसमें क्या है, क्रोध में जो है वो बात की गई है, तो इसमें क्या होगा, रौद्र रस जो होगा हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पद्यांश में अलंकार को आपको पहचानना है। चमचमाता चंचल नयन, तो चमचमाता चंचल नयन की बात करें तो क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक है, उपमा, या फिर यमक अलंकार है। तो चमचमाता चंचल नयन में कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा में जनु मनु जानो मानो आता है। उपमा में बात करें, उपमा में जो है सी सा सम सरिस का होता है। रूपक में बात करें तो
जो होते हैं भिन्नता होते हुए भी समानता व्यक्त की जाती है। कनक में एक ही शब्द के जो है वो अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा है, चमचमाता नयन। तो चमचमाता जो है वो नयन में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार जो है यहाँ पर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन से हैं। तो रीतिकाल के कवि की बात करें, क्या तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, वृंद हैं या फिर सूरदास हैं। तो रीतिकाल के कवि की बात करें तो आपके वृंद जो है वह रीतिकाल के कवि हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। जो 4 रचनाएं दी गई हैं इसमें से कौन सी जो है नागार्जुन साहब की रचना नहीं है। क्या रतिनाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ का है, या फिर इमरतिया है, या फिर दादा कामरेड जो है वो नागार्जुन की रचना नहीं है। तो नागार्जुन की रचना की बात करें तो दादा कामरेड जो है यशपाल की रचना है, नागार्जुन की नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि मृगावती जो है किसकी रचना है। मृगावती की बात करें तो क्या उस्मान की है, मंझन की है, कुतुबन की या फिर जायसी की है। तो मृगावती जो है वो आपके कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है, तो मृगावती आपके कुतुबन की रचना है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि समाचार सुधावर्षण जो है किस प्रकार का पत्र था। सुधा जो है समाचार सुधावर्षण जो है क्या यह साप्ताहिक था, दैनिक था, पाक्षिक था या फिर मासिक था। तो समाचार सुधावर्षण की बात करें तो यह आपका एक दैनिक समाचार पत्र था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मुक्ति बोध के लिए जो जैनेन्द्र कुमार हैं इनको क्या साहित्य अकादमी सरस्वती सम्मान या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मुक्ति बोध को जो है वह मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रकृति ने मानव को बहुत सरल बनाया है किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोरने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग आत्म संयम है। क्या है, आत्म संयम है। भौतिक पदार्थों की प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। आनंद का निर्झर तो आत्मसंयम से फूटता है। इसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। तो ये था आपका गद्यांश। इस पर हम लोग अब प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आत्मसंयम का तात्पर्य क्या है। तो आत्मसंयम की बात करें तो अपनी आत्मा पर नियंत्रण होता है, अपनी भावनाओं पर नियमन होता है या फिर मन की वशीकरण होता है या फिर इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयम होता है। तो आत्मसंयम की बात करें तो इंद्रियों के जो विषय हैं इनके प्रति जो आकर्षण है इस पर संयम जो है ये आत्मसंयम का तात्पर्य होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्याच्युत जो है का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, यानी उनको अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो क्या ऑप्शन ए जो है इस तरह लिखेंगे या बी की तरह या फिर सी या फिर डी की तरह। तो सत्याच्युत को जो है सही वर्तनी विश्लेषण की बात करें तो सही वर्तनी विश्लेषण आप ऑप्शन नंबर बी स प्लस आधा स फिर अ होगा, फिर आधा त, फिर इसमें आधा त फिर ता है। तो आधा त फिर आधा त, फिर आ की मात्रा, फिर च, फिर आधा य, फिर उ, फिर आधा त, फिर अ होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। तो जीवन को अधिक जटिल
क्या सुख शांति को प्राप्ति में बना रहा है, अपने यश को फैलाने के प्रयत्न में बना रहा है, या फिर संसार के सुख समृद्धि को बटोरने में बना रहा है, या फिर असीमित लालसाओं की चाह में बना रहा है। तो आज का मानव जो है संसार की सुख समृद्धि को जो है बटोरने में अपने जो है जीवन को कठिन बनाता जा रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या सुख और आनंद दोनों देते हैं? केवल आनंद दे सकते हैं, न सुख दे सकते हैं और न ही आनंद दे सकते हैं। सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते हैं। तो गद्यांश के अनुसार आपके जो है भौतिक पदार्थ की बात करें तो सुख तो दे सकते हैं लेकिन आनंद जो है वो नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक पदार्थ के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण क्या मानवीय करुणा का कारण है, या फिर मानवीय सुखों का मूल कारण है, या अमानवीय कृत्यों का कारण है, या फिर मानवीय दुखों का मूल कारण है? तो जो है भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का जो है प्रबल आकर्षण किसका कारण है, किसका जो है क्या है? तो मानवीय दुखों का जो है यह मूल कारण है। इसी के साथ यह आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।